क्लास 7 लेसन 2 यह मेरा यह मीत का। यह मेरा यह मीत का इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई एक कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर उनके अनेक सहपाठी विद्या प्राप्त करने में सक्षम हुए। यह मेरा यह मीत का इस युक्ति का अनुसरण करके सब एक दूसरे को सिखाते हैं। इस प्रकार सहपठन से सब पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगते हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग से प्रेम बढ़ता है। सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। यह मेरा यह मीत का। मीत अर्थात मित्र, साथी, दोस्त। यह कहानी दो दोस्तों की है। किसी गांव में दो बालक रहते थे और उन बालकों में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों में मित्रता देखकर लोग हैरान थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था। न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। इसी हृदय की प्रेरणा से एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पहनने पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा दी। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन अपने मीत को वे सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता रहा। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए, तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शौक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए सामने एक भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मीत को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह उसे घर ले आया, मीत के परिवार को भी बुलवाया, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मीत की तत्काल सहायता कर सके। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत। हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण भी हो जाएगा। कुछ व्यापार भी शुरू कर देना। व्यापारी की
सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मीत गले मिलकर एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाल में लग गया और उसका व्यापारी मीत अपने व्यवसाय में अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था। संपन्न अर्थात धन धान्य से पूर्ण था। लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था। न किसी सिखाई हुई विद्या को याद कर पा रहा था। मंत्री को अपने मीत की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। वह उसे भी साथ लिए अपने मीत के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। मीत सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधा होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बात जान उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश, अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम। तो मैं बताऊं? बतलाइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, यह मेरा, यह मेरे मीत का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे? मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी ये इच्छा नहीं पूरी करोगे? अवश्य। अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप राजधानी चलिए। मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया। अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। मंत्री समझ गया। लड़के की बुद्धि खुल गई। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगने उत्साह में लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा, यह मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुण से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सच में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता।
सब जी जान से पढ़ने लगते। स्वयं तो पढ़ते ही अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना था। इनके लेखक हैं, इस कहानी के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा। इन्हें 1957 में पद्म भूषण, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। बच्चों, आपको ये लेसन अच्छे से रीडिंग करनी है, पढ़ना है और समझना है, और इनके वर्ड मीनिंग आपको लिखने हैं, इनके शब्दार्थ आपको लिखने हैं, और इसमें जो भी श्रुत लेखन आप अपने हिसाब से जो भी हार्ड वर्ड हैं वो आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही।